Morning class. Today is our subject of history civics. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, विच इज चैप्टर 5 एंड विच इज द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज 1857 से रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्ट हुआ था. ठीक, so now let us start and you all open your books. Okay, the revolt of 1857. The year 1857 witnessed armed revolts in parts of central and northern India, owing to which effective British rule nearly collapsed in these regions till early 1858, when order was restored by the advancing imperial forces. ठीक है, 1857 से स्टार्ट किए गए रिवोल्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ठीक, कई जगह रिवोल्ट इतने हैवी थे कि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड इन दैट रीजन, मगर बाय 1858 पीस वाज रिस्टोर्ड बाय द imperial forces. Okay, the revolt witnessed extraordinary amount of violence which was instigated by both sides. British counter-revolt measures included public execution of rebels, blowing them off from cannons, and indiscriminate burning down of villages. The rebels also massacred the white civilians. तो ये रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुआ था? रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था दोनों पार्टीज के बीच. द पार्टीज वर द ब्रिटिश, ओके, एंड द इंडियंस. ठीक, तो द ब्रिटिश थे वो ना, यू कैन से दे वर पुटिंग द फोर्स ऑन इंडियंस. ठीक है, उनको वो तोपों में डाल दे रहे थे. ठीक है, उनके विलेजेस को जला दे रहे थे. ठीक, जो रिबेल कर देता था उसको मार देते थे, उसको एग्जीक्यूट कर देते थे. तो इस तरह से वो अपना फोर्स अप्लाई कर रहे थे इंडियंस पे. एंड इंडियंस ऑन द अदर हैंड व्हाट दे डू, वो वाइट ऑफिशियल्स को देके उनको मार देते थे. ठीक है, जो रिबेल्स होते थे. द रिवोल्ट एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, उस तब तक 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया में. ठीक, लेकिन इस रिवोल्ट की वजह से, बिकॉज इट वाज गोइंग आउट ऑफ हैंड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद इंडिया वॉज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, व्हाट इज अ रिवोल्ट और अ रिबेलियन? अ रिवोल्ट इज अ सडन, violent and bloody outburst of the people's wrath. It could be well planned, bloodless, or long drawn. It aims at a major change which may lead to a change in the system of prevailing affairs. It is only possible when large number of people support it. There were many causes that led to the revolt of 1857. They can be broadly studied under the following heads. अब देखें रिवोल्ट होता क्या है. रिवोल्ट वो होता है जैसे कई सारे लोग, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, या किसी एक्ट के अगेंस्ट, ठीक, किसी पॉलिसी के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट, सब एक साथ दे रिवोल्ट. ठीक, उसके खिलाफ हो जाए. उसके बाद उसके रिवोल्ट या तो हो सकता है वेल प्लान भी हो सकता है, और इट कैन ऑल्सो बी सडन. मगर वो किसी पॉलिसी के खिलाफ होता है, किसी एक्ट के खिलाफ होता है, या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ होता है कि द थिंग दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस. उसकी वजह से द गवर्नमेंट चेंजेस देयर पॉलिसी एंड समथिंग occurs, something in a positive way, the change occurs usually. ठीक है, और sometimes the revolt is also suppressed. okay, now अब बताया जा रहा है कि क्या causes थे जिसके वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ. ओके, participants of the revolt. Rulers. Previously we have seen how the East India Company made puppet nawabs in Bengal. हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में नवाब को अपना पपेट बना लिया था। नवाब रहते थे और उसके पीछे पूरा फोर्स रहता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। अंडर द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द नवाब हैड नो एक्चुअल पावर while they were burdened with administrative responsibility। रूल कर रहे थे नवाब, पर सारी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ओके। एक्चुअल पावर remained with the British who exercised the right to collect revenue through Lord Dalhousie's policy of the doctrine of lapse। the British brought a number of kingdoms under their control। ये सब हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर्स में। What was the Dalhousie's policy of doctrine of lapse, ठीक है, और कैसे ये लोग रेवेन्यू अपने पास जनरेट कर लेते थे, ठीक। एंड हाउ द रेवेन्यू गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। However, the rulers of some of these kingdoms were opposed to this policy as they did not want to lose their kingdom and autonomy as independent rulers। Queen of Jhansi, Lakshmibai, Nana Sahib, the son of the Maratha Peshwa Bajirao II, and Begum Hazrat Mahal, the Sahib, the son of the Queen of Awadh, were the best known among them। ये इंडिपेंडेंट रूलर्स थे अपने एरियाज के दैट अपोज द ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है। वो खिलाफ थे कि ये जो ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज लगा रहे हैं दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय अस। रानी लक्ष्मीबाई wanted her adopted son to be recognized by the company as heir to the throne, ठीक। अब जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में डिस्कस हुआ था, अडॉप्टेड सन कैन नॉट बी टेकन एज द एयर ऑफ द थ्रोन, ठीक। अब रानी लक्ष्मीबाई ये चाहती थी कि उनका जो अडॉप्टेड सन है वो एयर टू द थ्रोन हो, और वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अपोज करते थे, ठीक। सिमिलरली पेशवा बाजीराव सन नाना साहेब वांटेड हिज फादर्स पेंशन, ठीक। तो पेशवा बाजीराव को जो सन था नाना साहेब, वो अपने फादर की पेंशन चाहते थे, ओके। द प्रॉब्लम ऑफ अवध was that of losing its independence completely। In 1856, it became one of the last states annexed on ground of misgovernance, ठीक। अवध को भी इन लोग ने ले लिया था अपने कंट्रोल में बिकॉज ऑफ मिसगवर्नेंस। In Delhi, the Mughal ruler Bahadur Shah Zafar's family was shifted out of Red Fort। दिल्ली में भी ये हुआ कि रेड फोर्ट से उनको हटा दिया गया बहादुर शाह जफर को। That was the last Mughal emperor। The British refused to recognize his sons as king and declared Bahadur Shah Zafar as the last king of the Mughals, ठीक है। बहादुर शाह जफर के भी सन्स थे, मगर ब्रिटिश ने उनको एज किंग्स एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक। तो अब ये देखो, ये जो रूलर्स थे उनके में रिवोल्ट करने की भावना आ गई, ठीक, क्योंकि ब्रिटिश उनको सप्रेस कर रहा था बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, ओके। नाउ सोल्जर्स, द इंडियन सोल्जर्स कॉल्ड सिपॉयज वर अनहैप्पी एज दे वर नॉट गिवन हाई पोजीशन इन द मिलिट्री। इसमें आप देखो, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सोल्जर्स में। इंडियन का कोई भी सोल्जर कितने भी क्वालिफाइड हो, एजुकेटेड हो, दे वर नॉट गिवन हाई पोजीशन। द हाई पोजीशन वर गिवन ओनली टू द ब्रिटिश। देयर पे was lower than that of a British and their condition of service was bad। They were made to cross seas to fight wars which were against their religion, ठीक। उनको ये भी बोला जाता था कि आप सीज को क्रॉस करके हमारे लिए वॉर लड़ो, मगर ये उनके रिलीजन के खिलाफ होता था। In 1856, a law was passed। Every person who was employed in the company's army had to cross seas and serve whenever required, ठीक। एक लॉ पास हुआ कि ये आपके लिए मैंडेटरी है, यू हैव टू क्रॉस द सीज एंड यू हैव टू फाइट फॉर अस, ओके। The soldiers in general were dissatisfied because they were asked to go to fight to distant places without any extra remuneration or batta allowance, and were not assigned any honor or reward after the success in the battle as had been the case under the service of the native ruler। तो ये उन पे एक तरह से प्रेशर बनाया गया कि आपको जाना ही पड़ेगा, ये लॉ है, आपको इसके अकॉर्डिंग अबाइड करना पड़ेगा,
ठीक। और जब कोई सोल्जर जाता भी था और वो बहुत डिस्टेंट प्लेस होती थी ज़्यादातर जगह, ठीक, ज़्यादातर बहुत डिस्टेंट प्लेस पे उनको भेज दिया जाता था। तो उसके बाद अगर वो जीत भी जाते थे तो उनको बहुत ही कोई अलाउंस नहीं मिलता था, ठीक, एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन उनको मिलता नहीं था। तो दैट इज़ वाई दे वर अनहैप्पी, द सोल्जर्स वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश। कॉमन people felt insecure by the activities of the Christian missionaries who were opening schools in the country. They felt that the missionaries were trying to convert them into Christianity. A new law was passed in 1850 to make conversion to Christianity easier. Okay? Moreover, the law which were passed to reform society, free it from the evils like sati and allow widow remarriage, were disliked by the conservative sections in the society. They did not like British interfering with their traditional systems and social practices. ठीक, अब कॉमन पीपल की बात आते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज खोली जा रही थी इंडिया में, ठीक। तो कॉमन पीपल को ये डर था कि जो मिशनरीज खोली जा रही है वो सिर्फ इसलिए खोली जा रही है कि उनको कन्वर्ट किया जाए इनटू क्रिश्चियनिटी, ठीक। ये एक प्रॉब्लम थी। उसके साथ ही ब्रिटिश ने सती सिस्टम को हटा दिया था एंड दे हैड ऑल्सो अलाउड विडो रीमैरिज। ये एक उनका अच्छा स्टेप था, मगर जो कंजर्वेटिव रिलीजियस पर्सन से उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश हैं वो उनके ट्रेडिशनल सिस्टम में दखल ना दें। ओके, सो इन दिस वे द कॉमन पीपल वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश। पेजेंट्स, the self-sufficiency of the village economy were lost due to the British policy of commercialization of agriculture, which made the peasants grow cash crops instead of food crops. The peasants were subjected to inhuman oppression and made to sell the crops at nominal prices. They also had to pay even high taxes. Thus, their condition became miserable. सबसे ज़्यादा आप इफेक्ट सोचो तो पेजेंट्स पर ही पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश ने पॉलिसी लाया कमर्शलाइजेशन की, ठीक। पहले पेजेंट्स ग्रो करते थे फूड क्रॉप्स, अब उनको फोर्स किया गया कि आपको कैश क्रॉप्स ही ग्रो करना है। उसके साथ उनके ऊपर ऑपरेशन होता था, ठीक। उनको जो क्रॉप्स बेचना होता था वो फिक्स करती थी प्राइस ब्रिटिश, और वो बहुत ही कम होता था, ठीक। ज़्यादातर तो टैक्स में चला जाता था एंड दे हैड टू पे वेरी हाई टैक्सेस। So the peasants were really dissatisfied with the British. There was no scope for the improvement of land and its fertility. Many resorted to take loans from the moneylenders, but the failure of paying back the loan made them give up their land and serve as landless laborers. Many migrated to towns in search of livelihood. ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम्स पेजेंट्स ने फेस करी, नहीं, क्योंकि ब्रिटिश को कोई उनके लैंड से, उनकी फर्टिलिटी से कोई मतलब नहीं था, ठीक। दे ओनली वांटेड प्रॉफिट, ठीक। तो उसकी वजह से पेजेंट्स को बहुत हार्ड टाइम फेस करना पड़ा। ओके, नाउ विल कीप अप टू हेयर टुडे एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, ठीक, एंड द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट। ओके, आई होप you had understood today's class. And if you have any doubt, you can message me. Okay, goodbye class.